Question number 33. The debt equity ratio of a company is 1.8 is to 1. So which of the following would increase, decrease or not change it? तो देखो हमारे पास 6 कंडीशंस हैं, तो हमें सब में देखना है कि क्या है। सबसे पहला है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। ये हमने देखो डेट इक्विटी रेशियो में दिया है 1.8 इज टू 1। तो हमने इसमें एज्यूम क्या है, इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड्स है 1 लाख, एजम्पशन है हमारा। तो डेट डेट कितना होगा, लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा 1,80,000, क्योंकि ये 1.8 is to 1 है। तो 1 यदि हमारा शेयर होल्डर्स फंड 1 लाख है, तो 1.8 से डेट 1,80,000 हो जाएगा। अब हम देखते हैं केस नंबर 1, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। इसमें है 20 लाख से हमने बाई किया है, ऑफ विच 60% पेमेंट इज टू बी मेड इमीजिएटली एंड 40% आफ्टर 18 मंथ्स। तो इसमें देखो तीन हमारे कैसे कंडीशंस होंगे, परचेज किया हमने तो एक तो आपका मोटर व्हीकल आपने बाई किया है, मतलब नॉन करंट एसिट्स। मोटर व्हीकल मतलब नॉन करंट एसिट्स आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका हो रहा है नॉन करंट एसिट्स 20 लाख से इंक्रीज। 60% पेमेंट आप कर रहे हैं इमीडिएटली, तो आपका बैंक डिक्रीज हो रहा है, मतलब करंट एसेट्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं 60% यानी 12 लाख से। और इसके बाद आपका रिमेनिंग आप कर रहे हो पेमेंट आफ्टर 18 मंथ्स, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी आपका इंक्रीज होगा 8 लाख से, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का तो डेट इक्विटी रेशियो पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी का आएगा। जैसे है डेट इक्विटी रेशियो, और हमारे डेट थे 1,80,000 और इक्विटी है 1 लाख। इसको हम 10 लाख कर लेते हैं, 10 लाख और 18 लाख, ठीक है। तो ये जो है 18 लाख और ये 10 लाख, इसमें हमारा देखो नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है 8 लाख। तो कितना हो गया, 18 लाख प्लस 8 लाख, 26 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। तो ये हो जाएगा 2.6 is to 1। तो पहले था हमारा 1.8 is to 1, अब ये 2.6 is to 1, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। केस 2, सेल ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख फॉर 4 लाख। सेल ऑफ मशीनरी कॉस्ट है 5 लाख फॉर 4 लाख। इसका हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। देखो मशीनरी आपकी सेल हो रही है, मतलब नॉन करंट एसिड्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि सेल हो रही है तो कितना, 5 लाख से। इधर आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है, मतलब करंट एसेट्स। तो इन दोनों से तो हमें मतलब नहीं है डेट इक्विटी रेशियो में, लेकिन 5 लाख की चीज जो 4 लाख में सेल हो रही है, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस। लॉस कितना हो रहा है आपको, लॉस हो रहा है, लॉस इंक्रीज हो रहा है
तो रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब शेयर होल्डर फंड्स डिक्रीज हो जाएगा। कितने से? 1 लाख से। तो डेट इक्विटी रेशो में हमारा डेट था 18 लाख, उस पर तो कुछ इम्पेक्ट नहीं है। ये जो था 10 लाख शेयर होल्डर फंड्स, इसमें से 1 लाख रिजर्व एंड सरप्लस रिड्यूस हो रहा है। तो फिर ये आ जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख। सो 2:1। सो 1.8:1 से 2:1 हो रहा है। तो ये हो रहा है इंक्रीज। थर्ड है टैक्स रिफंड ऑफ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स रिफंड करने से एक तो आपका बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बैंक इंक्रीज हो रहा है, मतलब करंट एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं 40,000 से। और दूसरा आपका टैक्स रिफंड से आपका रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा, और इसका मतलब आपका शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 40,000 से। तो ये है अपना डेट इक्विटी रेशो। डेट था अपना 18 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। तो इसमें हमारा इक्विटी इंक्रीज हो रहा है 40,000 से। सो 18 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 40,000। सो 1.73 is 1। तो पहले था 1.80, अब है 1.73। तो क्या हो रहा है? डिक्रीज। करेंगे फोर्थ। रिडेम्पशन ऑफ 6% डिवेंचर्स। तो 6% डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करने से एक तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, और आपका बैंक भी डिक्रीज हो रहा है। बैंक मतलब करंट एसेट्स। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हम देखेंगे। तो रिडेम्पशन है, इसमें कोई फिगर नहीं है, तो हमने 1 लाख की फिगर ले लेते हैं। तो डेट इक्विटी रेशो। सो डेट है हमारा 18 लाख, वो कम हो रहा है यदि डिक्रीज हो रहा है 1 लाख से रीपेमेंट होने की वजह से। शेयर होल्डर्स फंड्स विल बी सेम। सो 1.70:1 क्या हो रहा है अपना? डिक्रीज। ओ, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, रिडेम्पशन ऑफ 6% डिवेंचर है, वैसे तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, लेकिन जब रिडेम्पशन होने वाला होता है जिस ईयर में, उस समय हम इसे करंट लाइबिलिटीज में शिफ्ट कर लेते हैं।
तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ पर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहे हैं और इधर बैंक डिक्रीज हो रहा है, तो नो इम्पैक्ट ऑन डेट इक्विटी रेशियो। 18 लाख और 10 लाख, so 1.80 is to 1, so no change, no change. Fifth, the dividend proposed by directors of the company. तो डिविडेंड प्रपोज हुआ है अभी डायरेक्टर्स से, तो इसमें ना तो शेयर होल्डर्स फंड्स पे इम्पैक्ट आएगा ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आएगा, तो इसलिए नो चेंज। 6th पॉइंट है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से क्या होगा, आपका रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज हो जाएगा और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब शेयर होल्डर फंड्स, क्योंकि हम प्रॉफिट से ही डिविडेंड देंगे ना, तो ये, तो यदि ये समझो 1 लाख या 2 लाख के हैं, तो डेट इक्विटी रेशो, डेट हमारा 18 लाख वो तो सेम रहेगा, और ये जो था 20 लाख, 10 लाख का जो था, 10 10 लैक्स, इसमें से 2 लाख माइनस हो जाएंगे, तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, तो 2.25 इज टू 1, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। देखो क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूट द टोटल एसिड्स टू डेट रेशियो। तो इसका हमारा फॉर्मूला है टोटल एसिड्स टू डेट रेशियो। ऐसे जहां पर भी 2 आए ना, इसका मतलब टोटल एसिड्स डिवाइडेड बाय डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, वो हमें निकालना है। तो टोटल एसिड्स तो हमें दी हुई है 35 लैक्स, एंड टोटल डेट है 32 लैक्स, लेकिन उसमें से हमें लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टोटल डेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो देखो टोटल डेट हमारे पास है 32 लैक्स, इसमें से करंट लायबिलिटीज निकाल देंगे हम। क्रेडिटर्स 2,50,000, बिल्स पेबल 20,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1 लाख, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000। So 28 lakhs
तो यहाँ देखो टोटल एसिड्स हमें दिए हुए 35 लैक्स डिवाइडेड बाई 28 लैक्स। सो 35 डिवाइडेड बाई 28, so 1.25:1। ये आंसर है। तो टोटल एसिड्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। तो क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट टोटल एसिड्स टू डेट रेशो। ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल डेट, ट्रेड पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमें डेट मतलब हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। सो लॉन्ग टर्म डेट के लिए हमें टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना होगा। तो टोटल डेट है हमारे पास 24 लैक्स। उसमें से करंट लायबिलिटीज हमारे पास ट्रेड पेबल 5,60,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। तो ये आ जाएगा 18 लैक्स। फिर हमें चाहिए टोटल एसिड्स। टोटल एसिड्स एंड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज विल बी सेम। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, दोनों का टोटल सेम होता है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखो इसमें हमें दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो इसमें हम तीन चीजों को ऐड करेंगे। शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी और प्लस करेंट लायबिलिटी। ठीक है। तो टोटल एसेट्स में क्या क्या आ गया फिर, शेयर होल्डर्स फंड्स, तो वो हमारे कितने हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स 32 लैक्स। नॉन करेंट लायबिलिटी अभी हमने निकाला लॉन्ग टर्म डेट 18 लैख। और करेंट लायबिलिटी देखो 5,60,000 एंड 40,000, तो 6 लैख। तो 56 लैख टोटल एसिड्स। अब आप देखो इसमें एक रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया है, बट रिजर्व एंड सरप्लस इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स, इसलिए हम उसे अलग से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो शेयर होल्डर्स फंड्स में इंक्लूडेड है। सो टोटल एसेट्स हमारा आया 56 लैक्स डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म डेट 18 लैख। तो 3.11:1। क्वेश्चन डन।